हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग इस चैप्टर में पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में प्रजनन की प्रक्रिया सीख चुके थे। और हमने ये भी सीख लिया था कि प्रजनन के बाद जो पुष्प है वो फल में, और पुष्प के अंदर जो उसके अंडाशय के अंदर बीजांड था वो बीज में परिवर्तित हो चुका है, जहां पे जाइगोट बन गया है। यहां पे क्या बन गया है? युग्मनज बन गया है। क्लियर बच्चे? आज हम सीखेंगे उसके आगे की क्या कहानी है, आगे का क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रूण के बारे में कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। राइट? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे भ्रूण एवं भ्रूणपोष का विकास। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण एवं भ्रूणपोष का विकास। भ्रूण कैसे बनता है पादप के अंदर। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने किया क्या था कि हमने पुष्प लिया था और पुष्प के अंदर जो अंडाशय के भीतर था, अंडाशय के भीतर जो बीजांड उपस्थित था, इस बीजांड के अंदर हमने दोहरा निषेचन किया था ना, द्विनिषेचन किया था, सिखाया था आपको। और यहां पे एक बना लिया था आप लोगों ने युग्मनज, और दूसरा बन गया था यहां पे ट्रिपल फ्यूजन करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। यस और नो बच्चे? तो जब हम आगे की बात करते हैं, प्रजनन के बाद की बात करते हैं कि कैसे पादप के अंदर भ्रूणपोष व भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये जो युग्मनज होता है, इस युग्मनज के अंदर होते हैं समसूत्री विभाजन। युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और बहुत सारे समसूत्री विभाजन के पश्चात यहां से भ्रूण का विकास होता है। यहां से क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। और जब भ्रूणपोष केंद्रक को देखते हैं तो भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर होता है मुक्त केंद्रकीय। मुक्त केंद्रकीय विभाजन मतलब यहां पे सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो रहा है, यहां पे कोशाद्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा। क्या होता है? मुक्त केंद्रकीय विभाजन। और इस मुक्त केंद्रकीय विभाजन से यहां पे बन जाता है भ्रूणपोष। यानी भ्रूणपोष का बनना और भ्रूण का बनना दोनों ही किसका परिणाम है? दोनों ही निषेचन की क्रिया का परिणाम है। मतलब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद अंडाशय के अंदर भ्रूण व भ्रूणपोष दोनों का विकास हो जाएगा। यस और नो? भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों का विकास हो जाएगा निषेचन के पश्चात। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अब जरा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यहां पे भ्रूण और भ्रूणपोष के विकास की बात हमको समझना है। हमें क्या समझना है? पुष्प के अंदर पुष्प में पहले भ्रूणपोष का विकास होता है। पहले किसका विकास होता है? पहले भ्रूणपोष का विकास होता है तथा बाद में भ्रूणीय विकास प्रारंभ होता है। पहले भ्रूणपोष बनेगा, फिर बाद में क्या होगा? भ्रूणीय विकास होगा। समझेंगे क्यों? हमने इसका नाम क्या बोला है बेटा? हमने इसका नाम क्या बोला है? भ्रूणपोष। जो भ्रूण को पोषण देता है। यस और नो? जो क्या करता है? भ्रूण को पोषण देता है, उसे क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। यहां पे पहले भ्रूणपोष इसलिए बनेगा, पहले बना हुआ भ्रूणपोष
बाद में बनने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है बच्चे, क्या? भ्रूण पोष पड़ा हुआ है नाम, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पोषण प्रदान कर रहा है। समझ में आया? ये क्या कर रहा है? पोषण प्रदान कर रहा है। किसको? जो भ्रूण बना है उसके अंदर, उसको। अब इस भ्रूण को, जो भ्रूण यहां पे बना हुआ है, उस भ्रूण को पोषण दे रहा है भ्रूण पोष, और इससे पोषण लेके जो युग्मनज है, उस युग्मनज से भ्रूण का विकास शुरू होगा। और भ्रूण कैसे कैसे बनता है, आइए आपको दिखाता हूं भ्रूणी विकास का क्रम। जरा समझिएगा। भ्रूणी विकास कैसे होता है। जो हमने युग्मनज बनाया था, युग्मनज एक गोलाकार कोशिका थी। कैसी थी? गोलाकार कोशिका थी। इस गोलाकार युग्मनज से पहले इसका विभाजन होता है। पहले यह गोलाकार कोशिका, एक कोशिकी रचना है। ये क्या है? ये है युग्मनज, जो क्या है? एक कोशिकीय संरचना। और हमने क्या बोला था कि यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे होने वाला है समसूत्री विभाजन। तो जैसे ही इसके अंदर समसूत्री विभाजन शुरू होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएंगी। यस और नो? बहुत सारी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएंगी। एक बार विभाजन हुआ, एक कोशिका से द्विकोशिकी, दो कोशिका का बनता है। फिर कोशिका का पूरा क्या हो जाता है? झुंड लग जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा कोशिकाएं बन जाएगी। तो एक से पहले क्या होता है? ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनेगा। आपके एनसीईआरटी आपकी किताब वाला समझाता हूं। पहले ये बनता है द्विकोशिकी, ऐसे दो कोशिकाओं का। फिर दो कोशिकाओं से, यहां से मैं संरचना नहीं बना रहा हूं, आपके पुस्तक में बना हुआ है बच्चों संरचना। यहां पे हमें क्रम याद रखना होता है कि किसके बाद कौन सा बना। यहां से समसूत्री से पहले ये द्वितीय दो कोशिकाओं का बना, द्विकोशिकी। द्विकोशिकी के बाद एक कोशिकाओं का पूरा समूह बनता है, और वो जो भ्रूण कहलाता है वो कहलाता है गोलाकार भ्रूण। देखते रहेंगे, क्रम आपको याद रखना है। गोलाकार भ्रूण, यहाँ पे होता क्या है? गोलाकार भ्रूण की अगर संरचना बनाऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसा, एक कोशिका यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सी कोशिकाएं, आपके पुस्तक में चिन्ह दे रखा है इनका, और फिर यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण से फिर ये परिवर्तित होता है हृदयाकार में। किसमें? हृदयाकार भ्रूण में। और हृदयाकार भ्रूण के पश्चात ये एक परिपक्व भ्रूण बनता है। क्या बनता है? एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज, एक कोशिकी, युग्मनज से द्विकोशिकी, द्विकोशिकी से गोलाकार, गोलाकार से हृदयाकार, और हृदयाकार से तब जाके परिपक्व भ्रूण बनता है। तो हम लोग सीधे, हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रम में क्या बनता है। पहले गोलाकार, फिर हृदयाकार, फिर परिपक्व। और फिर यह सीखना होता है कि परिपक्व भ्रूण में क्या क्या चीजें हैं, कि परिपक्व भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, यह हमें सीखना पड़ता है दूसरे नंबर पे। ठीक है बच्चे, कि इस परिपक्व भ्रूण के अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि इस परिपक्व भ्रूण में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जब भी आप भ्रूण की बात करते हो, जब भी हम किसकी बात करते हैं बच्चे? भ्रूण की बात करते हैं, तो एक भ्रूण में क्या क्या संरचनाएं होती हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। भ्रूण में क्या क्या संरचनाएं होती हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम एक भ्रूण की बात करते हैं, इस भ्रूण के अंदर सबसे पहले पाया जाता है एक भ्रूणी अक्ष। क्या होता है? एक परिपक्व भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष होता है, और उस भ्रूणी अक्ष के साथ लगे होते हैं बीज पत्र। उस भ्रूणी अक्ष के साथ क्या लगे रहते हैं? बीज पत्र। तो भ्रूण के साथ क्या है, जरा देखिएगा। भ्रूण के अंदर दो चीजें हैं, एक है भ्रूणी अक्ष, और इस भ्रूणी अक्ष के साथ लगे होते हैं बीज पत्र।
अब सवाल होता है कि ये बीजपत्र क्या है, ये भ्रूणी अक्ष क्या है। तो जरा समझिए, जो जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण के विकास होते समय सबसे पहले एक ऐसी अक्ष बनती है, एक एक्सिस बनती है ऐसे। इस संरचना को हम बोल देते हैं क्या, भ्रूणी अक्ष। और जो वहां पे भ्रूण विकसित हो रहा है वो भ्रूण पोष से न्यूट्रिशन जो खाना ले रहा है उस खाने को एक पत्रक के रूप में, एक पत्ती के जैसी संरचना के रूप में अपने भ्रूण के लिए एकत्र कर लेता है। कभी कभी वहां पे अगर हम देखते हैं इनके ऊपर कभी कभी जो पत्रक की संरचनाएं हैं वहां पे एक पत्रक होते हैं, कभी कभी द्विपत्रक होते हैं। कुछ भ्रूण के विकास में यहाँ पे जो बीजपत्र हैं, बीजपत्र क्या है, ये ऐसे पत्र हैं, देखो लिख रहा हूं मैं, ये जो संरचना है ये क्या बनी, ये बनी बीजपत्र। बीजपत्र क्या होते हैं, ऐसे पत्र जो भ्रूण के बीज अवस्था में, जब भ्रूण, बीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण ही होता है, जो भ्रूण के बीज अवस्था में भ्रूण को पोषण देते हैं। जो भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजपत्र। और ये जो हिस्सा हो गया बच्चे, ये हो गया आपका भ्रूणी अक्ष। ये हो गया आपका भ्रूणी अक्ष। इस अक्ष के इस सिरे पे नीचे की तरफ, यहां से करते हैं, बीजपत्र के ठीक अगर लेवल की बात करूं तो भ्रूणी अक्ष का कुछ हिस्सा बीजपत्र के ऊपर है, कुछ हिस्सा बीजपत्र के नीचे है। यस और नो, कुछ बीजपत्र के ऊपर है, कुछ बीजपत्र के नीचे। जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं ऊपरी हिस्से को बीजपत्रोपरिक, बीजपत्र के ऊपर का हिस्सा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इपिकोटाइल। और एक हिस्सा जो बीजपत्र के नीचे का है इसे बोलते हैं अधो बीज पत्रोपरिक। क्या बोलते हैं इसे, अधो बीज पत्रोपरिक, जिसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। समझ में आ रहा है, बीजपत्र में एक हो गया एपिकोटाइल और एक हो गया बच्चे क्या, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ध्यान से सुनना। कुछ भ्रूण ऐसे हैं जिनमें बीजपत्र तो सभी भ्रूण में पाया जाता है, लेकिन मैंने यहां पे दो बनाया है, मैंने क्या किया है, दो बनाया है। कुछ भ्रूण ऐसे हैं जिनके अंदर बीजपत्रों की संख्या अलग अलग होती है। और बीजपत्र की संख्या के आधार पर पादप दो भाग में बांट दिए जाते हैं, दो भागों में बांटे जाते हैं कि पादपों के अंदर कितने बीजपत्र बन रहे हैं। कितने भाग में बांटे जाते हैं, दो भागों में बांटे जाते हैं। अगर किसी पादप में एक बीजपत्र बन रहा है, किसी पादप के अंदर एक बीजपत्र बन रहा है, अगर बीजपत्र की संख्या एक है तो इसे बोलते हैं एक बीजपत्री पादप। इसे क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री। कहीं पे दो बन रहा है तो इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। क्लियर है बच्चे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, बीजपत्र के आधार पे इस तरीके से बांटा जाता है। स्पष्ट है। थोड़ी सी बात और करेंगे, यहां पे जो बीजपत्र है, एक बीजपत्री पादप
एक बीजपत्री पादप, जो एक बीजपत्री पादप है, संपूर्ण भ्रूणपोष नहीं, संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में नहीं ले पाता। कौन नहीं ले पाता? जो एक बीजपत्री है वो संपूर्ण भ्रूणपोष को उपयोग में नहीं ले पाता है, अतः कुछ भ्रूणपोष अवशेष रह जाता है। क्या कह जाता है? अवशेष रह जाता है। दूसरा सुनिए, द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्री पादप संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में ले लेता है। क्या करता है ये? संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में ले लेता है, अतः यहां कोई भी भ्रूणपोष शेष नहीं बचता। शेष नहीं बचता है, यहां पे कोई भी भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है। अब देखना, अब मेन बात आपको सीखना है कि खाना इस भ्रूण को कहां से मिलेगा। इस खाने को भ्रूण के अंदर दो हिस्से है ना, भ्रूणी अक्ष और बीजपत्र। भ्रूण का जो मुख्य भाग है वो भ्रूणी अक्ष है। पता है क्यों? मैंने बताया इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। आपको एक बात और बताता हूं, इस इपिकोटाइल का जो नीचे वाला सिरा है यही बीज के अंदर से निकल के मूलांकुर बनाता है, जहां से क्या बनेगा? जड़ बन जाता है। अब आया समझ में? यही क्या बना देगा? भविष्य का जड़। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा प्रांकुर बनाता है, जहां से क्या बन जाता है बच्चे? तना। तो ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण ही सारा काम कर रहा है पादप के अंदर। अभी हम लोगों ने अभी भ्रूण व भ्रूणपोष देखा है। हमने क्या देखा? भ्रूण व भ्रूणपोष। भ्रूण की संरचना समझ में आ गई। भ्रूणपोष क्या है? जो भ्रूण को पोषण दे रहा है। बस वहां पे जब प्राथमिक केंद्रक बना था, मैंने बनाया भी है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था, तो इसके अंदर मुक्त केंद्र की विभाजन से भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। जो भ्रूणपोष क्या कर रहा है? ये भ्रूणपोष पोषण दे रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? पोषण प्रदान कर रहा है। किसको पोषण प्रदान कर रहा है? भ्रूण को। किसको पोषण प्रदान कर रहा है? भ्रूण को। खत्म बात। समझ में आया? अब जब इसकी संरचना हमने देखी कि भ्रूण कैसे डेवलप हुआ, तो समझ में आया कि भाई परिपक्व भ्रूण में भ्रूणी अक्ष होगा और बीजपत्र होंगे। बीजपत्र क्या है? ये भ्रूण जो है वो खाना, वो पोषण ले रहा होता है। किससे? भ्रूणपोष से। तो वो भ्रूणपोष से जब खाना ले रहा है तो वो अपने पास एक पत्रक के रूप में उस खाने को संचयित कर लेता है कि उसे भ्रूणपोष से बार बार खाना ना मांगना पड़े। भ्रूण के साथ पत्रक जुड़ा है, वहां पे खाना आके रख दिया जाता है, वहां से ये खा लेता है। जब यहाँ खाना खत्म होता है फिर रख दिया जाता है, फिर खा लेती है। अब मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पे एक ही बीजपत्र है, समझो ना यार, खाना रखने की जगह एक ही है, पेट इसका एक ही है भ्रूण का, तो भ्रूण एक ही पेट में खाता है तो सारा का सारा भ्रूणपोष नहीं खा पाता। और अगर भ्रूण दो पेट में खाता है तो उस पादप के अंदर उपस्थित सारा का सारा भ्रूणपोष खा जाता है। समझ में आया? तो इसी वजह से जो बीज है या कितने बीजपत्र हैं भ्रूण के अंदर, उसके हिसाब से हमने बोल देते हैं एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। समझ में आया? तो ये जो संरचना बनी, और क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ये जो संरचना बनती है, संपूर्ण संपूर्ण संरचना, भ्रूण और भ्रूणपोष की बात हमने जो किया है, ये कहाँ बनती है? ये बनती है बीज के अंदर। अब जरा देखिए, मैंने जानबूझ के बीज पहले नहीं पढ़ाया, बीज बाद में पढ़ेंगे, ताकि आपको कितनी आसानी से समझ में आएगा कि बीज क्या है। जरा देखिए बीज क्या है, बीज के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं बनी। यहां से जब जैसे ही आप लोगों ने याद करना बहुत अच्छे से, ये रहा, यहां पे आप लोगों ने अब क्या बना लिया है? यहां पे आपने बना लिया भ्रूण। समझने की पूरी कोशिश करना बच्चे, यहां पे क्या हो गया? भ्रूण। अब भ्रूण मान लो, भ्रूण के अंदर ये भ्रूणपोष होता है। ये क्या होता है? भ्रूणपोष। ये बचा या नहीं बचा, इस भ्रूण ने कितना इस्तेमाल किया, उसकी बात अलग है। ये क्या हो गया? ये हो गया पूरा का पूरा भ्रूण। सब क्लियर बच्चे? ये है भ्रूणपोष। और अगर आप लोगों को याद है, बड़े अच्छे से मैंने सिखाया था, तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो संरचना है ना, यही संरचना किस में परिवर्तित होती है? यही संरचना जो बीजांड हमने बनाया था, जो बीजांड हमने बनाया था, वो बीजांड ही क्या बना ले रहा है? बीज बना लेता है। हमने बात कर लिया इसके बारे में, याद आ रहा है? और ये जो संरचना है, ये वाली, ये परिवर्तित हो जाती है पूरे के पूरे फल के अंदर। कल बताया था, इसीलिए फल के अंदर क्या है? बीज पाया जाता है पुष्पीय पादपों में, क्योंकि वहां पे बीजांड है जो बीज में परिवर्तित हो रहा है। यानी अपने आप हम समझ गए कि अच्छा बीज और कुछ नहीं है। यस और नो? बीज और कुछ नहीं है, बीज बस एक रचना है। बीज और कुछ नहीं है, बीज एक रचना है जिसके अंदर क्या होंगे? भ्रूण और भ्रूणपोष होंगे। यस और नो? देखो यहां से, बीज के अंदर ही क्या बनेंगे? भ्रूण और भ्रूणपोष। ये कहां पाए जाएंगे? बीज के अंदर। तो बीज क्या है अब? तो बीज क्या हुआ अब? बीज एक, अब बीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीज आवृत्त बीजी पादपों में बीज क्या है? बीज आवृत्त बीजी पादपों में बनी संरचना है जो अंडाशय के भीतर निषेचन के पश्चात, जो कहां पे? अंडाशय के भीतर निषेचन के पश्चात बीजांड के रूपांतरण से बनती है। यस और नो बच्चे? कैसे बनती है? बीजांड के रूपांतरण से बनती है। स्पष्ट है ये बात? कैसे बना ये? बीजांड के रूपांतरण से बीज बनता है। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, बीज के भीतर पादप का भ्रूण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पादप का भ्रूण पाया जाता है। देखो, बीज के अंदर भ्रूण है। दूसरा, बीज के भीतर भ्रूणपोष
पाया भी जा सकता है, पाया भी जा सकता है तथा संभव है कि ना भी पाया जा सके। क्या संभव है? पाया भी जा सकता है और यह भी संभव है कि ना पाया जा सके। मतलब भ्रूणपोष बीज के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्पष्ट है? बीज के अंदर भ्रूणपोष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पाया भी जा सकता है और हो सकता है ना भी पाया जा सके। ये बात हो गई। क्लियर है बच्चे?